नमस्कार। चलिए जरा सोचते हैं। एक तरफ एक ऐसा विशाल साम्राज्य था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज कभी नहीं डूबता, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग जिनकी भाषाएं अलग, धर्म अलग, रहन सहन का तरीका अलग। तो सवाल ये उठता है कि ये सब एक कैसे हुए। आज हम भारत में राष्ट्रवाद की उसी कहानी में उतरेंगे, खास तौर पर उस दौर में जब महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई को बड़े बड़े महलों और दफ्तरों से निकालकर आम आदमी की गलियों और खेतों तक पहुंचा दिया। तो देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक मुट्ठी नमक से। लेकिन ये कोई मामूली नमक नहीं था। इसे बनाने वाले शख्स महात्मा गांधी 240 मील पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचे थे। ये सिर्फ नमक नहीं था, ये तो एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ बगावत का एक प्रतीक था। एक ऐसा काम जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर एक मुट्ठी नमक दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की बुनियाद को हिला कैसे सकता था। क्या ये सिर्फ एक दिखावा था, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी रणनीति काम कर रही थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले उस चिंगारी को देखेंगे जिसने आंदोलन की आग लगाई। फिर हम गांधी जी के सबसे ताकतवर हथियार सत्याग्रह को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे असहयोग पूरे देश का मंत्र बन गया, और फिर कैसे लोगों ने जानबूझकर कानून तोड़े। और सबसे दिलचस्प बात, हम ये जानेंगे कि आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग क्यों था, और इस एकता में दरारें कहाँ-कहाँ थी। तो पहला पड़ाव, एक साम्राज्य के खिलाफ मार्च। आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा दर्द था जिसने करोड़ों भारतीयों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया? देखिए, पहले विश्व युद्ध ने भारत को जैसे तोड़ कर रख दिया था। अंग्रेजों ने लड़ाई का सारा खर्च निकालने के लिए टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था, और ऊपर से कुदरत की मार भी पड़ी। फसलें बर्बाद हो गईं, अकाल पड़ गया, और एक भयानक फ्लू महामारी ने करीब करीब 1.3 करोड़ जानें ले ली। ये सिर्फ बेचैनी नहीं थी, ये एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी। और इसी सुलगते हुए माहौल में 1915 में एक शख्स भारत वापस लौटा, जो इस पूरी लड़ाई का रुख ही बदलने वाला था। मोहनदास करमचंद गांधी। वो अपने साथ कोई तोप या तलवार नहीं लाए थे, बल्कि लाए थे संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया हथियार। और इस हथियार का नाम था सत्याग्रह। अब इसका मतलब सिर्फ शांति से विरोध करना नहीं था, ये एक पूरी फिलॉसफी थी। सत्याग्रह का मानना था कि अगर आपकी लड़ाई सच और इंसाफ के लिए है, तो आपको जीतने के लिए जिस्मानी ताकत की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की ताकत की जरूरत है। ये सत्य की शक्ति थी जो किसी भी जुल्म को झुका सकती थी। गांधी जी के अपने ही शब्द इस विचार की आत्मा को समझाते हैं। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। यहाँ मकसद दुश्मन को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उसके ज़मीर को झकझोरना था। उसे ये एहसास दिलाना था कि वो गलत कर रहा है। मतलब ये हथियारों की नहीं, दिल बदलने की लड़ाई थी। और सत्याग्रह के इसी सिद्धांत पर गांधी जी ने अपना पहला पूरे देश में फैला हुआ दांव खेला। उन्होंने देश से असहयोग करने को कहा। मतलब सीधा था, उस सिस्टम का हिस्सा बनने से ही मना कर दो जो तुम्हारा शोषण कर रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में राउलेट एक्ट जैसे जालिम कानूनों के खिलाफ। लेकिन जलियांवाला बाग के नरसंहार ने तो पूरे देश के गुस्से में जैसे आग ही लगा दी। 1921 तक ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था। लेकिन फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा में हिंसा की एक घटना हो गई, और गांधी जी के लिए ये एक लक्ष्मण रेखा थी। जैसे ही आंदोलन हिंसक हुआ, उन्होंने इसे फौरन रोक दिया। अहिंसा उनके लिए सिर्फ एक तरीका नहीं, एक अटूट सिद्धांत था। असहयोग के पीछे का जो आइडिया था, वो हैरान करने वाला सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल था। जैसा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था कि अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों की मर्जी के बिना एक दिन भी नहीं टिक सकती। ये राज हमारी मदद से तो चल रहा था। अगर भारतीय बस ना कह दें, सहयोग करना बंद कर दें, तो ये पूरा ढांचा 1 साल में ढह जाएगा। और ये ना कहने का एक बहुत बड़ा तरीका था आर्थिक चोट पहुंचाना। विदेशी सामानों, खासकर कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, और उनकी जगह ली चरखे ने। ये सिर्फ सूत काटने की एक मशीन नहीं थी, ये भारत की आत्मनिर्भरता का, उसके स्वाभिमान का प्रतीक बन गया था। और इसका असर? अरे असर तो जबरदस्त था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ 1 साल के अंदर विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट लगभग आधा हो गया। मतलब जो माल 102 करोड़ का आता था, वो सीधा गिरकर 57 करोड़ पर आ गया। सोचिए, यह सिर्फ एक नंबर नहीं था,
ये तो मैनचेस्टर की मीलों पर एक बहुत करारा तमाचा था। असहयोग आंदोलन भले ही रुक गया था, लेकिन आज़ादी की भूख कहाँ मिटी थी। अब संघर्ष एक नए और ज्यादा आक्रामक दौर में जा रहा था। ये दौर था सविनय अवज्ञा का, यानी अब सिर्फ सहयोग करने से मना नहीं करना था, बल्कि जानबूझकर अन्याय भरे कानूनों को तोड़ना था। तो इन दोनों में फर्क क्या था? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। असहयोग का मतलब था हम आपकी मदद नहीं करेंगे, स्कूल अदालत छोड़ दिए। लेकिन सविनय अवज्ञा एक कदम और आगे था। इसका मतलब था हम आपके कानून ही नहीं मानेंगे। लोगों ने खुद नमक बनाया, टैक्स देने से मना कर दिया और जंगल के कानूनों को तोड़ा। ये एक निष्क्रिय विरोध से सक्रिय प्रतिरोध की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और अब हम इस कहानी के दिल में उतरते हैं। पूरा देश एक शब्द के पीछे एकजुट हो रहा था, स्वराज। लेकिन क्या हर कोई एक ही चीज के लिए लड़ रहा था? किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए इस एक शब्द के मायने क्या थे? देखिए, शहरों में जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था, उसके लिए स्वराज का मतलब था ब्रिटिश संस्थाओं से आज़ादी। वो अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज और नौकरियां छोड़ रहे थे ताकि अपनी भारतीय संस्थाएं खड़ी की जा सके। लेकिन जैसे ही हम शहरों से गांवों की तरफ बढ़ते हैं, स्वराज का मतलब ही बदल जाता है। यहाँ किसानों के लिए असली दुश्मन अंग्रेजों से ज्यादा वो जमींदार थे जो भारी लगान वसूलते थे। उनके लिए तो आज़ादी का मतलब था कर्ज और शोषण से मुक्ति। उनकी लड़ाई पेट की आग बुझाने की थी। और इस आंदोलन की एक और खास बात थी, महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी। उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं था, बल्कि घर की चारदीवारी को लांघकर देश की सेवा करने का मौका था। ये उनके लिए एक पवित्र कर्तव्य बन गया था, एक नई पहचान मिल रही थी। और फिर आते हैं आदिवासी समुदाय। उनके लिए स्वराज का मतलब था अपने जंगल, अपनी जमीन, अपनी रोजी रोटी पर अपना हक वापस पाना, जिसे अंग्रेजी कानूनों ने छीन लिया था। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में तो उन्होंने गांधी के रास्ते से बिल्कुल अलग एक हिंसक गुरिल्ला लगाई तक छेड़ दी थी। ये दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई एक नहीं बल्कि कई शक्लों में लड़ी जा रही। तो ये बात तो साफ है कि स्वराज एक छाते की तरह था, जिसके नीचे हर कोई अपनी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। और जब सबके लक्ष्य अलग अलग हों तो एकता में दरारें आना तो लाजमी है। और ये दरारें साफ साफ दिख भी रही थीं। एक तरफ उद्योगपति थे जो आंदोलन को पैसा तो दे रहे थे, लेकिन अपने ही मजदूरों के हकों से डरते थे। दूसरी तरफ कांग्रेस थी जो अमीर जमींदारों को नाराज करने के डर से गरीब किसानों के नो रेंट अभियानों का खुलकर समर्थन नहीं कर पा रही थी। और सबसे गहरी खाई थी जाति की, जहां कांग्रेस ने एक लंबे समय तक दलितों की आवाज को अनसुना किया, उन्हें मुख्यधारा में लाने में हिचकिचाती रही। तो आखिर इन सब आंदोलनों से हासिल क्या हुआ? क्या इनसे फौरन आज़ादी मिल गई? नहीं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इन्होंने आज़ादी के सपने को कुछ पढ़े लिखे लोगों की बैठकों से निकालकर देश के हर गांव, हर खेत और हर घर तक पहुंचा दिया। ये पहली बार था जब भारत सच में एक जन आंदोलन के तौर पर एक साथ खड़ा हुआ था। और यहीं पर आकर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है। क्या कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र सच में एक हो सकता है जब आज़ादी जैसे एक अकेले शब्द का मतलब हर किसी के लिए कुछ और हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब मिलकर तलाश रहे हैं।